दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप जानते हैं कल दिल्ली विधानसभा का में पोलिंग होना है, कल 5 तारीख है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरफ सभी पूरे देश की निगाह लगी हुई है। आखिरकार दिल्ली में क्या केजरीवाल अपना दोबारा से जादू चला पाएंगे, या इस बार केजरीवाल के तमाम तरह की चुनौतियां जो बीजेपी और कांग्रेस मिलकर प्रस्तुत कर रही है, उसमें केजरीवाल में घिरकर कहीं ना कहीं सरकार से बाहर हो सकते हैं। तो तमाम तरह की संभावनाएं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लग रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से मजबूती से दमदार अंदाज में कांग्रेस ने प्रचार किया है दिल्ली के अंदर। राहुल गांधी ने कमाल संभाली, प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में उतरी, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की घेराबंदी थी, केजरीवाल गिर गए हैं। और जिस तरह से पूरी आक्रामकता के साथ राहुल गांधी ने केजरीवाल पर हमला बोला, चाहे यमुना की सफाई का मामला हो या तमाम तरह के दूसरे जो उन पर स्कैम के आरोप लगे केजरीवाल पर, उसको उन्होंने कटघरे में खड़ा किया केजरीवाल को। देखना कांग्रेस की रणनीति के पीछे क्या उद्देश्य है, क्योंकि लगातार कांग्रेस को लेकर तमाम तरह की बातें इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कही गई, केजरीवाल या हमारी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी ने पूरा दमखम इस चुनाव में लगा दिया। जो पिछले 25 साल से बीजेपी दिल्ली विधानसभा की सत्ता से बाहर है, इस बार उन्होंने पूरा दमखम लगाया कि इस बार उन्हें लगा कि मौका अच्छा है, अवसर अच्छा है कि हम दिल्ली में सरकार बना सकते हैं। लेकिन दिल्ली में बीजेपी को लेकर भी तमाम तरह की बातें, चाहे परवेश वर्मा हो या तमाम जो नेता हैं, रमेश बिगोड़ी, उनके बयान को लेकर भी तमाम विवाद पैदा हुए। तो आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव, क्योंकि ये अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका और कल वहां पे मतदान होना है, ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा क्या महसूस की जा रही है, क्या संभावना उसमें लग रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारी इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय हम आप सबसे करा देते हैं। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुकुल जी, क्या लगता है जी दिल्ली इस बार किसके साथ? देखिए, दिल्ली इस बार बहुत कांटे की लड़ाई है और आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा ये सरकार बनाना। और जो अभी स्थिति चल रही है उस हिसाब से कई सीटों पे तकरीबन 2 दर्जन के लगभग सीटें हैं जहां पे त्रिकोणीय संघर्ष होने के आसार लग रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं और वहां पे बीजेपी पहले से ही फॉर्म में चल रही है। लेकिन बीजेपी के साथ एक गड़बड़ है कि बीजेपी के जो दोनों विधुड़ी और जो दूसरे एक विधायक है शर्मा, वर्मा, वो दोनों ने काफी विवाद पैदा किए, जिसमें साड़ी बांटने से लेके आपका पैसा बांटने से लेके बहुत कुछ, प्रवेश वर्मा हो चाहे विधुड़ी, दोनों लोग। तो इन लोगों की वजह से जो बीजेपी का एक अभियान था, जैसे कल ही एक रात में बवाल हुआ। कल रात में आतिशी के कुछ लोगों को, कॉलोनी के, बताते हैं कि विधुड़ी के भांजे हैं, वो ले गए, भतीजे या भांजे, और वो थाने पे सुबह 5-6 बजे तक आतिशी वहां रही। और पुलिस का आरोप है कि जो आतिशी के पक्ष का लड़का है उसने पुलिस को थप्पड़ मारा। और आतिशी के इनका कहना है कि जो विधुड़ी के भांजे थे वो झुग्गी झोपड़ियों में घुस के धमका रहे थे झुग्गी झोपड़ी वालों को। तो देखिए, ये दोनों सत्ता की लड़ाई है, जाहिर बात है कि इसमें साम दाम दंड भेद सब चलता है। ऐसे में दोनों ही विवाद में बीच में ज्यादातर विवाद आप देखिए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर हो रहे हैं। वो एक सत्ता में आना चाह रही है और एक सत्ता छोड़ना नहीं चाह रही। अच्छा, जो वहां की स्थिति चल रही वहां पे अभी से ये आकलन किया जा रहा है कि केजरीवाल की खुद की सीट फंसी हुई है। केजरीवाल बहुत बुरी तरह से उलझे हुए। इनफैक्ट आतिशी भले ही वहां से हल्का लांबा लड़ रही हो, उसमें कोई लांग लपेट और किसी के पक्ष की बात नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, क्योंकि हम लोग कुछ भी बोल लें, जब सरकार बनेगी तो सारे चीजें खत्म हो जाती, फिर आप कुछ भी बोलते रहिए, कितने भी बड़े बड़े आप यहाँ पे बैठ के आप वो कर लीजिए। तो आतिशी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। पहले वो एज ए मंत्री लड़ी थी, आज की डेट में वो एज ए सीएम लड़ रही है, तो उसकी स्थिति बहुत मजबूत है। केजरीवाल फंस गए हैं। केजरीवाल के सामने जो आदमी है वो बीजेपी का बहुत खाया पिया और खेला खाया बंदा है, तो वो जानता है उसके पास सारे हुनर है, चाहे वो पैसे से हो, पावर से हो, सब उसके पास है। दिल्ली पुलिस उसके पास है। तो उनका अपना करना, साथ में जो संदीप दीक्षित है इनका आना और मजबूती से लड़ना, ये भी एक बहुत बड़ा केजरीवाल के, जिसे कहते हैं जीत में वो डाल रहा है कि हाँ बाधा पैदा कर रहा है। तो ये चीजें
बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है केजरीवाल के लिए कि अब की बार अगर सीट नहीं निकाले तब क्या होगा। क्योंकि अगर हारते हैं तो स्थितियां कहां तक बिगड़ेंगी आप भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं उस चीज को। तो केजरीवाल अपनी जान झोंके हुए। अच्छा, इसी के चलते एक दर्शकों को बता दें कि सुनीता केजरीवाल किसी और सीट पे गई नहीं। बीइंग ए वाइफ, वो सिर्फ केजरीवाल की सीट पे ही नहीं और उसके अलावा उन्होंने एक भी विधानसभा में कोई भी प्रचार नहीं किया। तो अब आप मतलब उसका जरा आप वो समझ लीजिए कि किस स्तर पे घबराहट है, किस स्तर पे उनको लगता है कि हमारी सीट निकल जाएगी। तो उन्होंने सुनीता केजरीवाल को पूरा अपने विधानसभा क्षेत्र में रखा। केजरीवाल एक ये भी माना जा रहा है कि केजरीवाल को बाहर भी निकलना रहता है दूसरी सीटों पे जाके। भाई केजरीवाल बड़ा नाम है सुनीता, लेकिन सुनीता को उन्होंने फिर अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रखा, उसके बाहर नहीं भेजा। अब बात करते हैं कहां कहां लड़ाई है। देखिए, जितनी दलित, मुस्लिम और ओबीसी बाहुल्य सीटें हैं, वहां पे कांग्रेस को लगता है कि हम अच्छा करेंगे। और जो इंटरनल रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये है कि 12 से 15 सीटों पे कांग्रेस अच्छी फाइट में। जीत हार तो हम लोग नहीं कुछ यहाँ पे बोल सकते। तो ये जब इंटरनल रिपोर्ट आई तब इस पे बैठ के इन लोग की मीटिंग हुई। लेट आए, ये सच्चाई है, 26-27 में निकले हैं ये लोग, लेकिन जो लेट की उन्होंने बैटिंग की है वो वही हो गया कि 8 बॉल पे 27 रन बना देंगे अगर ये जीतते हैं तो। और जीतने में हम सरकार की बिल्कुल गारंटी नहीं देते, किसी को नहीं देते, लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी का खेल खराब कर देगी। ये कंफर्म है कि खेल खराब करेगी। और बिना कांग्रेस आम आदमी पार्टी का खेल खराब करे कांग्रेस कभी सत्ता में आ भी नहीं सकती। उसको सबसे पहले आम आदमी पार्टी को कमजोर करना है और जब वहां कमजोर होगी तब लोग डाइवर्ट होंगे वापस कांग्रेस की तरफ। तो ये भी एक प्लानिंग के तहत राहुल गांधी की प्लानिंग है ये, क्योंकि केजरीवाल ने कोशिश की थी, उन्होंने स्टालिन के थ्रू बात कराने की कोशिश की थी। स्टालिन ने दबाव डाला कि आप आम आदमी पार्टी को के खिलाफ हल्के में रहिए, हल्का रखिए थोड़ा सा। उसके बाद केजरीवाल ने राहुल गांधी से बात संपर्क करने की कोशिश की, नहीं हो पाई। फिर उन्होंने सोनिया गांधी को टच किया, सोनिया गांधी से बात हुई उनकी। और जब ये मैसेज राहुल गांधी के पास आया तो राहुल गांधी ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में ये हुआ कि अगर 4% जो आया था लास्ट विधानसभा में, अगर इस विधानसभा में भी लड़ते हैं तो ये 4% भी हाथ से चला जाएगा। आप बताइए कोई कार्यकर्ता क्यों रुकेगा? मायावती का हाल क्या हो रहा है धीरे धीरे। ये तो आपके पास उदाहरण है कि अगर कोई पार्टी सत्ता में कुछ सालों तक नहीं रहती, अब तो यहाँ 10 साल हो गया। बीजेपी तो चूंकि केंद्र में सत्ता है, कई राज्यों में सरकार है, तो बीजेपी मजबूत है, उसका कैडर वही रहता है, वोट प्रतिशत लगभग 32, 34, 38% के आसपास रहता है। अच्छा, पिछली बार जो था वो करीब 52%, 53% आम आदमी पार्टी का वोट था 20 में, और 39% था, करीब 38% आप मान के चलिए बीजेपी का था। तो जो अंतर था वो करीब 15% का अंतर था दोनों में। अब दोनों में अंतर और 4% के आसपास कांग्रेस थी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कितना कम होगी भाई? 52 से घट के कहां जाएगी? और बीजेपी कितना बढ़ेगी? इस बीच में लकड़ी कांग्रेस आ गई, क्योंकि खुल के आ गई है सामने। जिस तरह से राहुल गांधी हमलावर है, ऐसा आम आदमी पार्टी को उम्मीद नहीं थी, और ना ही दर्शकों को उम्मीद थी, ना ही दिल्ली की जनता को उम्मीद थी कि इस तरह से इंडिया गठबंधन में रहते हुए, चलिए पहला कदम केजरीवाल ने उठाया, जो उनकी एक पोस्टर जारी कर दिया जिसमें राहुल गांधी का तीसरे नंबर पे फोटो था। भाई प्रधानमंत्री को उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया, अमित शाह को बताया, फिर राहुल गांधी का नंबर रख दिया सीधे। अजय माकन का रखा, संदीप दीक्षित का रखा। तो ये चीजें जनता देखती है। देखिए, और जो 10 साल पहले शीला का कार्यकाल देखे हैं, जिन्होंने उस वक्त जो 20 साल के थे, आज वो 30 साल के 32 साल के हो गए, और जो बेरोजगार हैं, उन लोगों को साफ पता चलता है। देखिए, जब एक पार्टी अपने चरम पे होती है, जैसे बीजेपी का हाल हुआ, हमारे सामने तो 2024 का लोकसभा है, 400 पार का नारा देके कहां गए? सब चंगा सी चल रहा था, पूरे देश में, पूरे विश्व में डंका बज रहा था, और डंका पति पूरा चारों तरफ घूम घूम के कह रहे थे 400 पार, 400 पार। उसी में उनके कुछ जो सिपह सालार थे वो बोले हम संविधान बदल देंगे, और लोगों ने, जनता ने फिर क्या निर्णय सुनाया?
जनता ने बहुत सांसदों को ही बदल दिया। अब 400 पार का नारा देके अगर आप टारगेट 400 रखिए और आपका 240 पे आके सिमट जाए तो लॉस आपका 160 का माना जाता है, 160। अगर 400 पार हो गए थे तब तो बल्ले बल्ले हो गई होती, लेकिन आखिरकार रोका तो वो किसी के लिए भी संभव है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी। मोदी के लिए ऐसा हो सकता है, और वो भी लोकसभा में, जिसको माना जाता था कि मोदी के नाम पे चुनाव होते हैं, वो जाए ना जाए किसी, कई बार तो ऐसे भी डायलॉग आए कि कुत्ते को भी अगर दे दे तो वो जीत जाएगा। और ये मीडिया में है कि लोग बोलते हैं कि अगर बीजेपी कुत्ते को वोट दे दे तो कुत्ते को विधायक बना देंगे, लेकिन देंगे कमल को ही। तो वो जो सिस्टम है वो सिस्टम धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। हाँ, बीजेपी बहुत साल हो गए, 93 के बाद से बीजेपी लौटी नहीं है। तो बीजेपी चूंकि इस वक्त उनके पास ये है कि अगर इस चुनाव में जीतते हैं तो इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ा डेंट मारेंगे, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ न लड़ते हुए इन लोगों ने फिर वही हाल किया है जो हरियाणा का हुआ था। हरियाणा में जैसा आम आदमी पार्टी ने किया था वह इन्होंने किया है। तो इन चीजों को देखते हुए जाहिर बात है चुनाव बहुत रोचक रहेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा कि चुनाव बड़ा रोचक है दिल्ली जी का, क्योंकि तमाम की संभावनाएं इस चुनाव में दिखाई दे रही है। जब केजरीवाल को जिस तरह घेराबंदी की गई है, संदीप दीक्षित जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, लगातार शीला दीक्षित के कामों की बात कर रहे हैं, और तमाम तरह की बात वही आती निकल गई। शीला दीक्षित पे जितने आरोप केजरीवाल ने लगाए, एक भी वे साबित नहीं कर पाए। तो ये जो पूरा सिस्टम वहां पे नेरेटिव बनाया जा रहा है, कांग्रेस ने भी बनाया, संदीप दीक्षित भी बनाने कहीं ना कहीं कामयाब होते दिखाई देते हैं। इससे केजरीवाल में सीट पर फंस गए हैं। जैसे आपने कहा, सुनीता केजरीवाल जो उनकी वाइफ हैं, वो पूरी तरह से केजरीवाल की सीट पर प्रचार कर रही हैं। तो ऐसे में केजरीवाल के सामने चुनौती इतनी बड़ी आप देखते हैं व्यक्तिगत रूप से, अगर वो चुनाव किसी तरह से 1% भी, अगर कोई भी संभावना कमजोर पड़ते हैं चुनाव के अंदर, तो आम आदमी पार्टी की राजनीति पर उसको क्या व्यापक असर आपको दिखाई देगा? बेसिकली आरोप की जो आपने बात करी शीला दीक्षित के ऊपर, तो आपको याद होगा कि जो काम आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित पे प्रहार किया था, वही काम बीजेपी ने किया था कांग्रेस के ऊपर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2G 3G सारे कर दिया, इसी को आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को, क्योंकि टारगेट पे तो कांग्रेस ही थी और दोनों के टारगेट पे कांग्रेस थी। तो जाहिर बात है जब केजरीवाल ने शुरुआत की, इसीलिए इनको बी टीम कहते भी, क्योंकि जिसको लाए थे महाराष्ट्र उठा के, तो बाबा जी को तो किनारे कर दिया गया। बाबा जी आज बाबा जी भी अब छूट छूट के केजरीवाल को पानी पी पी के 50 बात सुना रहे हैं। तो शुरुआत जहां से हुई थी उसी को दोनों ने पकड़ा, और दोनों ने पकड़ के कांग्रेस को जड़ से उखाड़ दिया। जाहिर बात है किस स्तर पे गई थी कांग्रेस, इतनी बुरी हार कांग्रेस की 40-42 सीट पे रहना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे कांग्रेस आगे बढ़ी, और चीजों को जैसे जैसे कांग्रेसी जब तक संभलते, देखिए कांग्रेस के अंदर भी था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं से स्लीपर सेल की तरह, या आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं उनके मन में जो एक खांटी कांग्रेसी होता है वो भावना नहीं थी, वो सिर्फ अपने फायदा पैसा कमाने और इन सब के लिए आए, उसमें से वो सब छिटकते चले गए। और दर्शकों को भी बता दें कि जो अभी 2024 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 210 लोग ऐसे थे जो बीजेपी से कभी ताल्लुक रखते ही नहीं थे। 2014 से पहले की बात करता हूं। तो इन 10 सालों में 2014 से लेकर 24 तक में अगर कोई पार्टी 210 ऐसे लोगों को उतारती है जिनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था, वो कभी पार्टी में थे भी नहीं पहले, तो क्या ये चीजें क्या होती है? जाहिर बात है कि आदमी अपने स्वार्थ, अपने मतलब के लिए आप पार्टी बदल के आता है, और बीजेपी में उसका स्वागत भी होता है। तो और दुर्भाग्य इस बात का है, जो बीजेपी जैसी पार्टी, जो अटल बिहारी वाजपेयी और एक सिद्धांतों वाली पार्टी रहती थी, उस पार्टी में अब ये हो गया, जिसने राम को रम बोला कि रम में राम नजर आते हैं, उसको भी आप लगातार, वो आदमी जो मोदी की निजी जिंदगी में घुस के, कपिल शर्मा, और विधानसभा में ऐसी ऐसी बातें बोलता है, और वो विधानसभा में इसलिए बोलता है कि बाहर बोलेगा तो उसके ऊपर 75 केस लग जाएगा, और वो सारी चीजें बाकायदा मीडिया में आई, कौन लड़की आई, कैसे आई, ये आई, वो आई, सब उसको बोल दिया उसने। उसके बावजूद भी कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं, और उनको थोड़े दिन के लिए किनारे रखा जाता है, और उसके बाद उनको एक बढ़िया सीट देके
बीजेपी खुद चुनाव लड़वा रही है। तो हमारे आपके बीच में अगर आप हमको कुछ बोल दें, हम आपको कुछ अनर्गल बात बोल दें आपके कैरेक्टर को लेके, तो शायद जीवन भर बात ना कर पाए। लेकिन नेता ऐसे होते हैं जिनकी स्पाइनल नहीं होती, वो एकदम, जिसे कहते हैं कि उनका ना तो कोई इज्जत होती है, ना उनका कोई सम्मान होता है, ना उनको कोई ऐसी चीजों पे कोई असर पड़ता है। तो बेशर्म जिसे कहिए, ये बेशर्मी वाली हालत है, वो कोई भी दल हो। आप अगर किसी दलों की आप स्थिति देखिए, तो मंच पे एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले, और जब ड्राइंग रूम के अंदर मिलते हैं और टीवी फुटेज में आते हैं तो आपस में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो ये चीजें भारतीय राजनीति के लिए आप एक तरफ अच्छा कह सकते हैं, एक तरफ बुरा कह सकते हैं, दोनों पक्ष हैं आज की डेट में। लेकिन दिल्ली चुनाव आज की डेट में ऐसा हो गया है कि बीजेपी सारे घोड़े खोल दिए। वहां पे जिस तरह से पुलिस और पैरामिलिट्री लगाई गई है, तो जहां तक आम आदमी पार्टी का कहना है कि वहां पे लोगों को हो सकता है निकलने ही ना दिया जाए। 2 लाख वोटर बढ़ ही गए हैं। 2 लाख वोटर में अगर आप मानिए तो 20 विधानसभा सीटें ऐसी होती हैं जहां 10-10 हजार बढ़ा दी के 2 लाख हो जाता है। और करीब 10 सीटें 12 सीटें ऐसी थी जहां पे मार्जिन ही 10 हजार के अंदर का था। तो अच्छा, टिकट भी बदले गए। आम आदमी पार्टी ने 10-12 लोगों का टिकट बदला है। जो विधायक थे उनके वो कहा कि हम इससे मजबूत कैंडिडेट उतार रहे हैं। बीजेपी ने भी 3-4 का बदल दिया टिकट, वो भी कह रही है कि हम मजबूत उतार रहे हैं। इधर भी बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में कुछ चले गए, और आम आदमी पार्टी में जिनको जगह मिली वो बीजेपी में आ गए, कुछ कांग्रेस में आ गए। तो ये उठापटक चल रही है, जनता इसको देख रही है, और जनता को इस विवाद से कुछ लेना देना नहीं होता प्रशांत जी। जनता सिर्फ ये जानना चाहती है, मेरे नल, मेरा नाली, मेरी बिजली और मेरा सीवर, इन्हीं पे आज की डेट में विधायक जो है वो उसी पे डिपेंड हो गया। विधायक से कोई आपके नौकरी की उम्मीद नहीं रखता है। साइन करा ले भले ही कि पार्षद का साइन चाहिए, कहीं उसका चाहिए, लेकिन कुल मिला के ये है कि आज की डेट में विधायक को सिर्फ एक, जैसे हम लोग कहते हैं कि विकास कार्यों के लिए जो घर के सामने नाली है, खड़ंजा, उसी के लिए मानता है आदमी कि हमारा ये चीजें ठीक होनी चाहिए, दैट पार्क सही हो जाए, ये सही हो जाए। तो वो चीजें चल रही है और कुछ नहीं है, और जनता खुद फूक के कदम रख रही है। हाँ, बीजेपी थोड़ा बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ने, क्योंकि उसमें 12 ऐसे बीजेपी में भी उतारे हैं कैंडिडेट, जिसमें प्रवेश वर्मा और ये शामिल है, और उन लोगों का जो सारा दारोमदार है वो मोदी जी, अमित शाह पे, और जहां जहां रैली हुई वहां वहां जनता चिढ़ती इसी वजह से। जैसे अभी परसों रैली हुई थी, परसों या कल हुई थी, परसों रैली हुई थी अमित शाह की। अमित शाह जिस एरिया में गए, वहां की सड़कें एक दिन पहले मिट्टी भरवा के उसको एकदम लल्लन टॉप कर दिया गया। अब जब प्लेन कर दिया गया तो जाहिर बात है कल तक जो पब्लिक निकलती थी वहां धक्का खा के गिर जाती थी, वो रोड बनने से ज्यादा खुशी तो होती है, लेकिन फिर उसके मन से फिर गाली ही निकलती है कि आप आते हैं तो आपके लिए रोड बन जाती है, इसे कहते हैं रेड कारपेट। जनता के लिए तो रेड कारपेट ही अच्छी सड़क, आपके लिए वो इसलिए बनाया गया कि आपको धक्का न लग जाए, कार से आएंगे, उतरेंगे, 4 कदम चल के मंच पे जाएंगे। तो जनता ने भी, कई औरतों ने, कई मर्दों ने, कई लोगों ने जो वहां के वोटर है, उन्होंने बहुत इसका नेगेटिव असर पड़ गया। बोले आज तो आए, कल जाके अपने से बैठ जाएंगे, और ये बाकायदा मीडिया में हावी है, कोई ऐसा तो नहीं किसी से बुलवाया जा रहा हो, पब्लिक बोल रही है, तो जाहिर बात है आक्रोश कहीं ना कहीं रहता ही है। तो दिल्ली में जो इस वक्त केजरीवाल की स्थिति है, वो मैं कहता हूं नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे मैं बीजेपी को रखता हूं। तीसरे नंबर पे कांग्रेस इसलिए रहेगी कि कांग्रेस हो सकता है ऐसी प्लेयर बन जाए जहां हो सकता है अगर बीजेपी ज्यादा बढ़ती है। देखिए, बीजेपी सरकार बना ले बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन बीजेपी अगर मान लीजिए 15-16 सीट पाती है, खुदा ना खास्ता, और कांग्रेस वहीं 8-10 पा जाती है, 7-8 पा जाती है, जो भी पाती है, तो जाहिर बात है फिर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत होगी। क्योंकि अगर जो 36 का आंकड़ा है सरकार बनाने का, उससे कहीं 4-5 कम होते हैं केजरीवाल, और इतनी ही कांग्रेस होती है, तो विश्वास मानिए कांग्रेस का सपोर्ट मिलेगा। और उस बीच में एक चीज और हो सकती है कि ऑपरेशन लोटस चल जाए। ये बहुत बड़ा एक चीज रहेगी कि अगर नंबर्स कम रहे तो फिर बीजेपी वहां चलने नहीं देगी सरकार को, ये आज ही बोल दे रहे। हाँ, तो ये चीजें भी एक जनता के उसमें है दिमाग में कि अगर जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स है
तो मुझे लगता है 52 से घट के अगर वो 48 पे रहते हैं, 45 पे भी रहते हैं, तो भी सरकार बना लेंगे। और ये जो कटा हुआ वोट आम आदमी पार्टी का, ये जाता किस तरफ है? अगर ये वापस कांग्रेस में जाता है तो ये समझिए 4% उनको मिला था, और अगर ये 8% और आता है तो चीजें अलग हो जाएंगी एकदम। 8% का आने का मतलब है फिर 8-4-12% के आसपास हो जाएगा। 12% वोट मायने रखता है कांग्रेस के लिए, अगर ये तो उसमें 1-2 सीटें निकल सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो वो कांग्रेस के लिए भी है कि जब तक अगर आम आदमी पार्टी को डैमेज नहीं करेंगे तो खुद आ भी नहीं पाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, एक मैडम महत्वपूर्ण जी विषय ये है कि विधानसभा 70 सीटों की विधानसभा है, और 20 सीट ऐसी हैं जो आपने बताया है कि इसमें माइनॉरिटीज कुछ सीटों पे हावी है, 12-13 सीट ऐसी हैं जो माइनॉरिटीज का बड़ा एक फर्क है चुनाव में। और ओबीसी और एसटी की जो वर्ग है उनकी लगभग टोटल 20-21 सीटें बैठती हैं, जिसमें बीजेपी के लिए चुनौती बहुत मुश्किल है, जीतने की संभावना उनकी कम मानी जा रही है, ऐसे राजनीति। देखिए, मैं एक आपको एक आंकड़ा दे दूं कि कांग्रेस के सर्वे में जो बात आई थी, इसमें 50 सीट रह जाती है 70 में से, तो 50 सीट में 100% कैसे स्टैगनेट बीजेपी का सकता है जो सरकार बनाने की स्थिति के दावे कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं नहीं, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है बीजेपी, ये तो कंफर्म कर लीजिए। हम बात करते हैं कांग्रेस कहां कहां डैमेज करेगी। देखिए, कांग्रेस के सर्वे में 10 से 15 सीट में वो मुख्य मुकाबले में थी। इसमें जैसे आप जो अगर कैंडिडेट वाइज बात करिए तो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे सभाएं कर रहे हैं, तो जिन जगहों पे जा रहे हैं बहुत अच्छा मौब आ रहा है, एक भीड़ आती है। और साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके अपने जो कद्दावर नेता वो जहां जा रहे हैं, एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। अब इसमें जो सीटें जहां पे कांग्रेस के अपने अच्छे प्रत्याशी जो जिनको लग रहा है कि वो जीत सकते हैं या खेल बिगाड़ सकते हैं, देखिए 10,000 से कम की अगर 10 सीटें हैं और उसमें भी बीजेपी जो जीती थी वो 3,000 के अंतर वाली जीती है, तो 3,000 वोट एक विधानसभा के लिए कुछ होता नहीं। और बीजेपी कहां का, ओखला, बाबरपुर, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, भटिया महल, बल्ली बारम, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। और यहाँ पे जैसे पूर्व विधायक की बेटी है, पार्षद, मौजूदा पार्षद वहां पे अरीवा खान जो है वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। इसी तरह मुस्तफाबाद के में विधायक के पूर्व विधायक के एक बेटे हैं, उनको मेहंदी अली को चुनाव लड़वा रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी जहां जहां रखा है वहां बड़े अच्छे रखे हैं। सीलमपुर से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से आए मौजूदा विधायक जो अब्दुल रहमान, उसको उतार दिया है। अब्दुल रहमान की इमेज बड़ी अच्छी है, लोग थोड़ा सा इस बात से खफा है कि वो आम आदमी क्यों छोड़ के गए हैं। तो जब आदमी सामने पड़ता है तो बताता कि नहीं हमारा टिकट कट रहा था, आदमी अपनी सारी गिले शिकवे तो दूर हो जाते हैं। तो वो गिले शिकवे आप मान के चलिए दूर हो गए। अगर हो जाते हैं तो ये भी सीट अच्छी है कांग्रेस, चूंकि आम आदमी पार्टी का अब की बार कांग्रेस ने ये भी काम किया है, कहीं सेंध ना लगाई, आम आदमी पार्टी में ही सेंध लगा ली। तो वो भी जैसे हरियाणा में हुआ था कि आपके जो विधायक थे वो सब कांग्रेस में शामिल हो गए थे, राजस्थान में, सॉरी राजस्थान में। तो ये चीजें उसमें, सॉरी भारतीय बहुजन समाज पार्टी के, तो कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, ये सब इधर उधर चलता रहता है, आना जाना। अच्छा, चांदनी चौक से जैसे लगा रहे हैं, वो जेपी अग्रवाल का बेटा मुदित अग्रवाल लड़ रहा है, और इसी तरह कई ऐसे नेता हैं जो बड़े नेताओं के बेटों को या उनको खुद को कांग्रेस ने अपनी बात पहली बार उतारा है। तो बड़े नाम से असर तो बिल्कुल पड़ता है, और इसका असर देखिएगा चुनाव में, और सबसे बड़ी बात वोटिंग परसेंट में पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है कि वोटिंग प्रतिशत में पड़ेगा, और जब बड़े नाम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव रोचक भी होता है, तमाम संभावनाएं पैदा होती हैं कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार बड़ा रोचक हो रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब कुछ पहले की तरह तीनों पार्टियों के लिए चुनाव बना हुआ है। केजरीवाल भी लगातार अपनी मेहनत में लगातार वह लगे हुए हैं, और कांग्रेस की बात करें तो जैसा आपने कहा 10 से 15% का टारगेट है, कम से कम 15% की वोट का आंकड़ा जो पर्चे में छू लें। तो कांग्रेस की जो रणनीति है इस बार इन चुनाव में जो देखी जा रही है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे आखिर के आप में आके लीड किया चुनाव प्रचार को, और केजरीवाल जैसे लगातार इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे कि आप इतना आक्रामक प्रचार न करें, और बीच में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया। लेकिन क्या केजरीवाल ने का दाव उल्टा पड़ गया, और केजरीवाल ने जिस तरह राहुल गांधी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या वह केजरीवाल के लिए आतंकवादी कदम साबित होगा इन चुनाव में, क्या लगता है? क्योंकि उसके बाद ही देखा कि राहुल गांधी दोबारा से देखिए, चुनाव जो लड़े तो बड़े आक्रामक रहे। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इन्होंने राहुल गांधी से संपर्क करने की कोशिश की थी कि बहुत हार्ड मत हुई है,
अगर आप हार्ड होते हैं तो नुकसान हम ही को होगा, बीजेपी को फायदा होगा। सरकार, अच्छा कांग्रेस भी नहीं चाहती कि वहां बीजेपी की सरकार बने, सच्चाई है। जो अंदर उनके नेता है वो यही कहते हैं कि किसी भी कीमत पे राहुल गांधी भी नहीं, अगर सपोर्ट की जरूरत होगी तो कांग्रेस ही सपोर्ट देगी, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। कई जगहों पे वो रावण जो अगर चुनाव लड़ रहा है और कई जगह 2 सीटें ओवैसी लड़ रहे हैं, तो ये सब भी ऐसे फैक्टर है जो पहले नहीं थे, 2020 में नहीं थे। तो ये जो नए समीकरण है, और साथ में जितना पानी बहा है 2020 से 2024-25 तक, आप इस चीज को समझिए कि दिल्ली में कितने बदलाव हुए। दिल्ली ने कोरोना देखा, दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को देखा, दिल्ली ने बीजेपी को देखा, दिल्ली ने कांग्रेस को देखा, महिलाओं का हुआ, पहलवानों का हुआ, दिल्ली ने क्या क्या नहीं देखा है। किसान आंदोलन देखा, उससे दिल्ली वाले भी प्रभावित हुए। दिल्ली में भी जो हरियाणा के लोग और इधर जाट गुजर रहते हैं, उनके भी कई चीजें हुई। अभी हाल फिलहाल कुंभ में जो हुआ वो बहुत बड़ी चीज है भाई। कुंभ में सबसे बड़ी बात तो, जैसे हम लोग तो पहले भी कह रहे हैं, कई हमने उसमें बोला कि कुंभ में योगी सरकार को कोई अधिकारी ही नहीं मिला। जो वहां के डीआईजी वैभव कृष्ण, उनके ऊपर अश्लीलता का एक आरोप लगा था, बड़ा तगड़ा, फोन पे उनका रिकॉर्डिंग हो गई थी, और उसमें उनको उठा के योगी जी ने खुद कहा था कि इतने गंदे आदमी को हम किनारे करने जा रहे हैं, और उसी को उठा के आपने मेले में डीआईजी बना दिया। विजय किरण आनंद, इनके ऊपर जो कैग की रिपोर्ट आई थी, उसकी रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है पिछले कुंभ में, जब ये वहां कमिश्नर थे। इन्होंने अपनी वाइफ के नाम, पता नहीं किन किन के नाम से टेंडर निकाल दिए थे। ये सब बाकायदा लिखत पढ़त में। तो अगर आपको ऐसी अधिकारी चाहिए और इन्हीं अधिकारियों को अगर आपको कुंभ का प्रभार देना है, तो ये चीजें भी तो जनता के सामने आती है ना। यहां से जो आए थे 30 करोड़ कहते, तो उसमें से कम 2 लाख आदमी तो दिल्ली से गया होगा। 30 करोड़ का मतलब है कि देश का 1/3 आदमी चला गया। 1/3 आदमी में अगर एक चला गया है, तो जाहिर बात है दिल्ली से भी काफी संख्या में लोग आए होंगे। गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 1000-1500 क्या आदमी मरा है किसी की कोई जानकारी नहीं है। 8 ट्रैक्टर भर के सबने देखा, टीवी पे आ गया। लड़कियां अपने पापा को ढूंढ रही हैं, भाई अपने भतीजे को ढूंढ रहा है, चाचा अपने भतीजे को ढूंढ रहा है, बेटा माँ को ढूंढ रहा है। वो क्या होगा? ये सब क्या कुंभ में सनातनी बन के जाएंगे? ये सनातनी नहीं बनेंगे, ये चोला फेंक के जाएंगे कि अब हम ऐसी तैसी करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ से जो नाराज लोग हैं, और जिनके घर का, जैसे कोरोना में हुआ था, जिनके घर का आदमी, और इसमें बताते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे, जो एडमिट है, अस्पतालों में घुसने नहीं दे रहे। मीडिया, TV9 भारतवर्ष हो, चाहे आपका एबीपी न्यूज है, इनके रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स के से बहुत बदतमीजी से बात कर रही है पुलिस। तो छुपाना जो चाह रहे हैं वो छुपाई, तो जनता ही तो दिखाएगी। जनता का आक्रोश कैसे निकलता है? ऐसी तो निकलता है जब चुनाव आते तब निकलता है। और संत बन के इस तरह से, अगर योगी जी इस तरह से, अगर उनके अधिकारी उनको, मान लीजिए योगी जी को कुछ नहीं पता, लेकिन जब मीडिया दिखा रही है तब भी आप आंख पे पट्टी बांधे हुए, और ऐसे अधिकारियों से कौन सा प्रेम है? ये आपको खा जाएंगे। ऐसी तो बर्बाद होते हैं, मायावती भी ऐसी तो हृदय विदारक जो घटनाएं हैं, जो जनता के साथ हुई है, वो देश के सभी हिस्सों से हुई है। लोगों, गाड़ियां खड़ी है, लोग है ही नहीं वहां पे। आप स्टैंड में गाड़ी करके गए और पता चला आप मर गए, पता लगा गाड़ी खड़ी हुई है। ऐसी 8 दर्जन गाड़ी वहां खड़ी हुई है, सोचिए जरा। और उसमें छोटी मोटी गाड़ी नहीं, एक्सयूवी, महिंद्रा एक्सयूवी, 17-18 लाख की गाड़ी, जो महाराष्ट्र से लेके आया, तो कोई हैसियत वाला आदमी होगा, छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं। और वो टैक्सी नहीं है, वो प्राइवेट गाड़ी। तो ये भी, ये बड़ा गंभीर विषय है। ये सब भी ईमानदारी से इसकी बात होनी चाहिए, और सरकार को भी खुलकर इस पर ईमानदारी से बतानी चाहिए कौन हताहत हुआ है, कौन घायल हुआ है, क्योंकि जिसका गया है उसको पता है कि उसके ऊपर दुखों का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। इस तरह से एक और महत्वपूर्ण चीज 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी 4 घंटे इलाहाबाद में, उनका प्रोग्राम तय हो गया, वीआईपी कल्चर सब खत्म हो गया, उपराष्ट्रपति आके चले गए, और जबकि वीवीआईपी का पूरा बंद था। उसके बाद भी, और बताइए घटना हुए अभी 2 दिन नहीं हुआ था, उसके बाद उपराष्ट्रपति को ऐसे नहाने की कौन सी थी? आप तो सिस्टम को खत्म करने आ रहे हैं ना। उनसे पूछने वाला कौन है? योगी जी को धर्म, योगी जी को आम आदमी की कठिनाई पैसा है। पूरा वीआईपी कल्चर, पूरा सिस्टम ऐसा है कि उसके पूरा प्रशासन, आम आदमी ही, प्रशांत जी, आम आदमी ही इसको निपटेगा, आम आदमी ही इनको बर्बाद करेगा। अगर कोई चीज ऐसी होती है
तो आम आदमी ही फिर वोट के हिसाब से इन लोगों को फिर सत्ता से बेदखल करता है। जो ये आम गए आदमी हैं के लोग, पास जो जित तो ये आम आदमी के पास केवल मतदान के वोट के माध्यम से वह परिवर्तन की अगर उसके मन में कुछ है तो उसको वह प्रदर्शित करे वोट के माध्यम से, वो इसके पास ताकत है, वो इसके पास अधिकार है। हम लौट के फिर दिल्ली विधानसभा पे आते हैं और दिल्ली विधानसभा का चुनाव का जो गणित है, आपने बड़े विस्तार से तो बताया है, इस तरह की संभावना है। लेकिन अगर बीजेपी अगर इस बार भी सत्ता से पीछे रह जाती है, तो उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती राजनीतिक रूप से, क्योंकि इस समय राजनीतिक सवाल बीजेपी के ऊपर ऐसे लगातार उस कैटेगरी में बीजेपी खड़ी हो रही है, यानी सत्ता बेशक उसके पास है, लेकिन राजनीतिक चुनौतियां उनकी लगातार बढ़ती जा रही हैं, इस बार हमने देखा है। और अगर दिल्ली सत्ता से इस बार भी बाहर रह जाती विधानसभा से, तो क्या चुनौतियां पार्टी के अंदर और ज्यादा बड़ी रूप से सामने आएंगी केंद्रीय नेतृत्व के सामने, क्या लगता है आपको? देखिए, दिल्ली जीतना बीजेपी के लिए एक मूंछ की लड़ाई हो गई है, मगर उसमें सफल होते इसलिए नहीं दिख रही कि वहां पे बहुत बड़ा वर्ग है जो केजरीवाल की योजनाओं से खुश है। अगर इनको 52-53% वोट मिलता है, इसमें से अगर 5 आदमी भी नाराज है, हम कहते हैं, तो भी वोट इनका उतना नहीं कम होना चाहिए जितना एक हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ड्रास्टिक कोई फेरबदल हो जाएगा। हाँ, केजरीवाल भले चुनाव आ जाए, लेकिन आज से तो जीतेंगी, तो सरकार बनेगी, केजरीवाल पूरे देश भर में टहलेंगे। और केजरीवाल अगर चुनाव जीत भी जाते हैं, फिर अगर मान लीजिए जीत भी जाए, तो क्या मुख्यमंत्री पद ले पाएंगे? जो केस चल रहा है उसमें तो इनको घुसने में भी बैन है, संभावना नहीं। फाइलों पे साइन करने पे भी बैन है, तो करेंगे क्या? हाँ, आप फिर किसी डमी को आप बनाएंगे, तो जब डमी ही बनाना है तो जाहिर बात है कि वहां की जनता भी सोचेगी। और बीजेपी के जितने धुरंधर है वो ऐसे छोड़ने वाले नहीं है इनको। केजरीवाल को पूरा चारों तरफ से घेर रखा है, भाई भतीजे लगे हुए हैं। जिस तरह से धमकी और ये सारी चीजें चल रही है, ये जो मलिन बस्तियों की बात कर रहा हूँ, उसमें भी पैसा बटा है। जो ले आया पैसा वो भी कह रहा है कि हम देंगे इन्हीं को। 2100 से 2500 पे आ गई अगर बीजेपी, तो जाहिर बात है इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन कुछ सीटों पे। ये पूरे दिल्ली का असर नहीं, क्योंकि लोगों ने देखा है जहां पे स्कूल अच्छे बने और वास्तव में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो तो देंगे ही उनके माँ बाप। आप आंख को देख के सामने तो कर नहीं सकते हो। कल की डेट में अगर बीजेपी आती है, तो जाहिर बात है कई चीजें ऐसी है जो बाद में मना भी कर सकते हैं। कह देंगे वो तो जुमला था, हमने छोड़ दिया, पैसा ही नहीं है, हम दे नहीं सकते। और ये योजनाएं बहुत ज्यादा खर्चीली है, चाहे वो परिवहन में फ्री महिला का मामला हो, चाहे वो आपका बिजली का मामला हो, चाहे जल का मामला हो, मना कर सकते हैं इमीडिएट। तो मना कर देंगे तो उसमें भी एक रहता है। मगर 38% जो लोग हैं, 32-34%, 38%, वो बीजेपी के फेवर में ही जाएंगे। इस बात को आप लिख के रहिए। हाँ, उसमें से अगर 2-3% अगर ये जो कुंभ हुआ और जो जाट आंदोलन हुआ, जो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, जो महिला पहलवान है, कोरोना हुआ, उससे जो कटेंगे लोग, उनकी संख्या भी ठीक ठाक होगी। जी। ठीक कहा आपने कि बीजेपी के पास एक फिक्स वोट है, जो कई चुनाव में हमने देखा कि 35, 36, 34% के आसपास वह वैरी करता रहा है। और लगातार प्रत्येक विधानसभा में पिछले कुछ 3-4 की बात करें तो उन्हें वो प्रतिशत मत का मिलता रहा है, तो उनके पास एक विशेष अपना वर्ग है समर्थन का। वहीं केजरीवाल ने जिस तरह विधानसभा चुनाव में लगातार अपनी हर 3 विधानसभा की बात करें बढ़त बनाए रखी है, तो ये अब चुनौती उनके सामने कि उसे मेंटेन कैसे करें, और बीजेपी उसमें कितना वो सेंधमारी कर सकती है आम आदमी पार्टी के वोटों में। और भाई कांग्रेस ने जिस तरह दमदारी से चुनाव लड़ा है, उसमें भी संभावनाएं कहीं ना कहीं जो एक केजरीवाल की बात की जा रही है उसमें मतलब बड़ा कांग्रेस की दमदारी से चुनाव लड़ना ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के पूरे परिणाम पर निर्भर है कि कांग्रेस जो आक्रामकता के साथ उन्होंने प्रचार किया, जितना दमदार से यहाँ के बड़े चेहरे उतारे, वह कितना चुनाव में असर डालते हैं, उससे केजरीवाल की जीत की संभावना और बीजेपी की संभावनाओं पर तमाम तरह की मतलब उसी वही कारक माना जा रहा है, वही फैक्टर माना जा रहा है। तो कार्यक्रम के अंत में इस पर संक्षिप्त टिप्पणी की कांग्रेस के जो मतलब इसका रोल है, कांग्रेस की भूमिका है, अगर वह उसमें कामयाब होती है अपनी भूमिका में, अपना मत प्रतिशत बढ़ाने में, अपनी सीट का इजाफा करने में, खाता खोलने में, जो विधानसभा में उनका खाता नहीं खुला है, तो कांग्रेस का जो टारगेट है, एक तो अपना मत जो उन्होंने खोया है, जो वोट अपना आधार खोया दिल्ली में, उसे पुनः प्राप्त करना। और बड़े चेहरे संदीप दीक्षित हों, अलका लांबा हो, रागिनी नायक हो, या ताजदार बाबर जो बड़ी नेता थी दिल्ली में, तो फरहान सूरी, और जैसा आपने कुछ और नाम बताए, तो ये तमाम बड़े चेहरे इस बार दिल्ली विधानसभा के अंदर जोर आजमाइश कर रहे हैं अपनी सीटों पर। इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस जो आप बताए बड़ा फैक्टर कांग्रेस बन गई चुनाव के अंदर, उसको किस तरह से आप पूरा देखते हैं इसे? प्रशांत जी, देखिए, अगर कांग्रेस अब की बार न लड़ती तो कांग्रेस दिल्ली से साफ हो जाती। 10 साल आप सत्ता से दूर हैं, और
उससे पहले क्या था, उसके बाद मोदी सरकार आई, उसके बाद आपकी जो भी दुर्गति होनी थी सब होती चली गई। राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा होता है, राहुल गांधी के खिलाफ को संसद से बाहर कर दिया जाता है, राहुल गांधी टारगेट पे रहते हैं, राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो तुरंत किरण रिजिजू, अभी कल की घटना है, वो सीधे चले जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास कि इनसे प्रूफ मांगा जाए। प्रूफ राहुल गांधी से सब मांगते हैं, लेकिन वो प्रूफ नहीं मांगा जाता जब उन्हीं का सांसद, यही विदोड़ी एक मुस्लिम सांसद को कहता है ये आतंकवादी है और ये जो है कठुआ है, वटेवर जो शब्द मतलब हम लोग जल्दी उसको नहीं अच्छा मानते हैं। ये सारे शब्द बोल इसलिए रहा हूं कि ये बताना जरूरी है कि अगर स्मरण में ना हो, हमारे अगर दिल्ली के दर्शक देख रहे हो तो उसको भी एक चीज रहती है कि ये सब बोल के उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, पता भी नहीं चलता, मीडिया को बताया भी नहीं जाता। तो देखिए राहुल गांधी अपनी एक स्ट्रेटजी चल रहा है कि कांग्रेस साफ ना होने पाए, कांग्रेस को एक बेस वोट उसका जो था वो बढ़े। जाहिर बात है कि जब बूथ पे कोई रहेगा ही नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। आज की डेट में जितने भी जगहों पे राहुल गांधी और प्रियंका हो जा रही है, जाहिर बात है कि वो उन जगहों पे बूथ मजबूत होंगे, लोग जुड़ते हैं। नेता के मिलने से अगर आप किसी भी नॉर्मल आदमी के पास कोई बड़ा नेता आ जाता है तो कम से कम 200 लोगों को बताता है दिन भर में घूम कि आज फलाना आया है, ढकाना है। आप ही क्या मोदी जी आके आपसे हाथ मिला ले और गला में लग जाए तो जाहिर बात है आप फोटो भी खिंचवाएंगे, फिर उसको ड्राइंग रूम में टांगेंगे भी, भले ही हम कितने भी उनके हमारा उनसे कोई वैसी तो है नहीं, वैचारिक मतभेद है, और वैचारिक मतभेद एज ए प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं। जो उनकी योजनाएं रहती हैं, जो उनकी चीजें रहती है, जो उनके पार्टी के लोग काम करते हैं, उसको उनका ना बोलना, मणिपुर पर ना, उसको खराब लगता है। तो उसमें अगर कोई नहीं बोले तो फिर तो खत्म हो गया, फिर तो विदाउट स्पाइनल आप रिपोर्टर है, पत्रकार है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो ये चीजें अगर हमारे मनभेद मतभेद रहे, मनभेद ना रहे, तो हम मतभेद तो बिल्कुल रहेंगे। वो चाहे राहुल गांधी करे, चाहे वो अखिलेश यादव करे, जो जिसकी गलती हम लोग का उठाना वो काम है। किसी को ना हम बना सकते हैं ना आप बना सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं कौन मजबूत मौके पे है। रिजल्ट 8 तारीख को सब साफ हो जाएगा। जो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो घंटा नहीं बनने वाली, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है। कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत नहीं हो तो दिल्ली से साफ हो जाएगी। राहुल गांधी इस पे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का मेन मकसद है कि 4 से बढ़ के हमको 14-15 तक आ जाए, और ये 15 खुदा न खास्ता अगर 20-22 तक बढ़ता है तो फिर उनकी सीटें भी आ सकती है अच्छी, जिसे हम 8-10 सीटें कह रहे हैं उसमें भी आ सकती है। लेकिन अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो जाहिर बात है कि कांग्रेस के लिए एक संजीवनी के बराबर होता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तमाम तरह की संभावनाएं जैसे आपने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार दिखाई भी जी देती हैं, और प्रशांत जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह की तमाम संभावनाएं इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखाई देती हैं, उसमें इसलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार रोचक बना दिया है, और सभी की जो निगाहें हैं दिल्ली की तरफ लगी हुई हैं कि दिल्ली आखिरकार जनता किसके साथ जाती है इन चुनावों के अंदर, किसको जीत का सेहरा अपनाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा उड़ान भी देते हैं, और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो तमाम संभावनाएं बड़े विस्तार से बताया हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।